हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज आधुनिक भारत में हम महात्मा गांधी के राजनीतिक आंदोलनों के प्रथम चरण के कुछ विशेष पहलुओं को समझेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं उनके पूरे प्रथम चरण को कवर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ विशेष पहलुओं को जो बिल्कुल अलग तरह से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही आपको गांधी को समझने में सहूलियत होगी। ध्यान रखिए, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हैं। ये सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव व्यू से बनाए हैं और साथ ही मैं उन ऑब्जेक्टिव व्यू में आपको मुख्य परीक्षा स्तरीय जो भाव और विचार होते हैं वो भी आपको बताते चलूँगा। ध्यान रखिए कि जब भी आप गांधी को पढ़ते हैं तो कुछ एक चीज़ों को जरूर ध्यान रखेंगे। पहला, गांधी बने कैसे? गांधी पैदा नहीं होते, गांधी बना जाता है। कैसे? अपनी बुराइयों को, अपने अंदर निहित बुराइयां हैं उसके साथ अच्छाइयों को लगातार ग्रहण करते हुए जब आप अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आप गांधी बनते हैं। याद कीजिए, भारतीय इतिहास में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें हजार बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने अपने सत्य, अपने अहिंसा, अपने पथ पर चलने के लिए नैतिक पद ला करके इस सृष्टि को या इस इलाके को या समस्त मानवता को पुरस्कृत किया। जिनमें सबसे पहला नाम यदि लिया जाए तो महात्मा बुद्ध का लिया जा सकता है। याद रखिए, बुद्ध राजकुल से आते थे, उनमें हर वो चीज़ उपस्थित था जो राजा के पुत्र में होता था, लेकिन उन्होंने कठिन तपस्या के बल पर अपने आप को बदला और बाद में लाइट ऑफ एशिया कहलाए। ठीक है, तो चलिए, ये सब अच्छी बातें होती हैं। इतिहास में बोलने के लिए टीचर को बहुत चीज़ बोलना पड़ता है। हमने हेडिंग दिया है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। इसके हेडिंग में क्या है? भारत में गांधी के प्रथम 3 आंदोलन। अब यहाँ पे सवाल है कि भारत में क्यों? तो उससे पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे, जहां उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन क्या कह सकते हैं आयोजित किए थे और उसमें भाग लिया था। और भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति जो डर था, जो हीन भावना थी, उसको बहुत हद तक दूर करने का प्रयास किया। एक चीज ध्यान रखें कि जब कोई जाति दूसरी जाति से डरने लगती है, जब कोई वर्ग दूसरे वर्ग से डरने लगता है, जब कोई वर्ग दूसरे वर्ग के नैतिक अधीनता में आ जाता है तो उसको तोड़ना बहुत कठिन काम होता है। याद रखिए, कहिए कि कैसे? आप मानव हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। आप जितने भी पशु देखते हैं, जितने भी पक्षी देखते हैं, जितने भी प्रकार के जानवरों से आपका पाला पड़ता है, वो सब आपसे ताकतवर हैं, लेकिन वो सब आपसे डरते हैं। क्यों? ना आपके पास नाखून है कि आप उनको नोच सकते हैं, ना आपके पास दांत है कि उनको काट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं नहीं, फिर भी वो डरते हैं। क्यों? आप खुद सोच सकते हैं और नहीं सोच सकते हैं तो क्या बोलते हैं, सेपियंस जैसी किताब को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो भारत में गांधी के प्रथम 3 आंदोलन। कहिए कि श्रीमान इस हेडिंग के पीछे कारण क्या है? तो देखिए, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में गांधी के प्रथम 3 आंदोलन कौन कौन थे। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन आंदोलनों की प्रवृत्ति कैसी थी, उन आंदोलनों की प्रवृत्ति कैसी थी। और एक चीज और मैं बता दूंगा कि इस आंदोलनों से गांधी को क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ, और साथ ही इन आंदोलनों ने गांधी को क्या सिखलाया और देश को क्या सिखलाया। ठीक है, चलिए, इसी बीच में आपको बता दूं कि गांधी भारत में 9 जनवरी 1915 को आए थे। भारत में पुनः आगमन 1915 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। अब याद कीजिए कि 9 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? प्रवासी भारत सम्मेलन होता है, प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। इसी उपलक्ष्य गांधी जी जो दोबारा आए थे, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो अगली बार जब आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कि 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे गांधी जी दोबारा आए थे। ठीक है, अब किस बंदरगाह पर आए थे, किस फ्लाइट से आए थे, किस जहाज से आए थे, कुछ खुद से भी देखिए और कमेंट कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में इन्हें कैसर हिंद दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। अब कैसर हिंद की उपाधि इन्हें क्यों दी गई थी? इन्होंने अफ्रीका में बोअर युद्ध
कौन से युद्ध में? बोअर युद्ध में। जगह नहीं है, मैं लिख देता हूं, बोअर युद्ध। बोअर युद्ध मैं मिटा देता हूं, मैं बोल ही देता हूं। बोअर का युद्ध जो था 1899 से 1902 के मध्य में हुआ था, जहां पे अफ्रीकी गणराज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। वहां पे गांधी जी ने अंग्रेजों की एम्बुलेंस सेवा दी थी। उनकी सेवा से प्रभावित होकर के 1915 में इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग जो थे उन्होंने इन्हें दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने भारत के युवाओं को सेना में बहाल होने के लिए उत्साहित किया। बोला कि भाई आप सेना में बहाल हुए, अंग्रेजों की सेवा कीजिए। इसी के कारण उन्हें राजनीतिक रूप से उपहास में उड़ाया गया और सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। यह राजनीतिक उपहास था। राजनीतिक उपहास का मतलब कि जैसे राजनीति होता है तो बहुत सारे उपहास आप देखते होंगे, अभी भी होता है कि किन्हीं किन्हीं पॉलिटिशियन को कुछ बोला जाता है, तो राजनीति में सब होता है, कोई बुरी बात नहीं है। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें यानी कि महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। अब कैसर हिंद और सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहन, इन दोनों के आधार पे एक कहा गया, ये राजनीतिक आरोप लगा कि गांधी अंग्रेजों के साथ थे, या देहाती भाषा में एकदम बिल्कुल रफ भाषा में कहे तो गांधी अंग्रेजों के दल्ले थे, दलाली कर रहे थे। प्रारंभिक दृष्टिकोण से आपको भी ऐसे ही लग सकता है, लेकिन इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते यदि आप इतना सहज आरोप पर और इतना सहजता से किसी के बारे में अनुमान लगा लेंगे तो आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं। दल्ले कभी किसी के दलाली नहीं करते, दल्ले जो होते हैं वो हमेशा किसी की दलाली ही करते हैं। गांधी दलाली नहीं कर रहे थे। गांधी उन भारतीय मूल्यों के आधार पे अंग्रेजों से लड़ रहे थे जहां पे सूर्यास्त के बाद दुश्मन के सैनिकों को भी पानी पिलाया जाता था, उनकी सेवा की जाती थी। याद कीजिए हजारों साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो क्या नियम था? यही नियम थी। तो हम युद्ध तो लड़ेंगे, अपने नैतिक बल के अधीन हम युद्ध लड़ेंगे और अपनी चीजों के लिए हम युद्ध लड़ेंगे, परंतु हम किसी को हानि नहीं करेंगे। यही चीज गांधी के अंदर थी, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप ये चीज को ध्यान रखेंगे कि चीजें उतनी सहज नहीं होती। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। ये चीज आप गूगल करके भी देख सकते हैं या किसी ऐसे बुजुर्ग से जिन्हें धार्मिक ज्ञान है आप पता कर सकते हैं। राम रावण का युद्ध हो रहा था। राम और रावण का युद्ध हो रहा था। प्रथम दिन रावण युद्ध लड़ने आया राम से। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ने चले तो दोनों के बीच में, रावण और राम के बीच में कोई तुलना नहीं था। रावण जो था अपने सब सर्वश्रेष्ठ रथ पर चढ़ करके आ रहा था। हर तरह के अस्त्र शस्त्र, हर तरह के बचाव, हर तरह के उपकरण जो उस समय थे उसके पास, उसको लेकर के आ रहा था। और इधर राम गरेऊ वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक तीर और धनुष लिए हुए, खाली पांव चले जा रहे थे। याद रखिए, राम खाली पांव जा रहे थे। इनके पास कुछ भी वैसा अलग अस्त्र शस्त्र नहीं था। तो ये देख करके विभीषण को बहुत ही ज्यादा अचंभा हुआ। बोला कि कैसे आप लड़ेंगे? विभीषण पूछे राम से कि श्रीमान कैसे आप लड़ेंगे उनसे? कहाँ वो इतना बलशाली और इतने तरह के साथ सज्जा के साथ हारा और कहाँ पैसे? तो राम भी जो थे उन्होंने विभीषण को कुछ नियम कायदे कानून बताए। बाबा तुलसी अपनी किताब में इसको बहुत अच्छा से वर्णन किए हैं, आप देख सकते हैं, या गूगल में आप डायरेक्ट दीजिएगा, टाइप कीजिएगा विभीषण गीता। विभीषण गीता का मतलब हुआ कि जब भगवान राम ने ज्ञान की बातें विभीषण को बतलाई तो उसको विभीषण गीता लिखा गया। वहाँ पे बहुत सारे चौपाई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे राम बतलाते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सत्य है, जिस व्यक्ति के पास नैतिक बल है, जिस व्यक्ति के पास धर्म है, जिस व्यक्ति के पास क्या कह सकते हैं, अपने आप को बदलने की प्रबल इच्छा है, उस व्यक्ति को बाह आडंबरों यानी कि इतने बड़े रथ और इतने बड़े अस्त्र शस्त्र की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ये सब चीजें होंगी वो व्यक्ति अवश्य युद्ध जीतेगा। गांधी के पास वही सब चीजें थी।
मैं मानता हूँ कि गांधी में बहुत सारी बुराइयां थी, आपने भी चटकीली कहानियां सुनी होंगी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर, कोई बात नहीं थी। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है उसके अंदर कुछ एक चीजें होती हैं, लेकिन उन चीजों को धीरे धीरे त्यागना ही तो मनुष्यत्व होता है। उन चीजों को धीरे धीरे हटा देना ही मनुष्य से देवत्व की प्राप्ति होती है। गांधी ने वही काम किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि भारत में गांधी के प्रथम 3 आंदोलन था, जिनमें गांधी को 9 जनवरी 1915 में पुनः आगमन हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैसर हिंद 1915 में दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि उन्हें बोअर युद्ध 1899 से 1902 अफ्रीकी उपनिवेशीकरण पूछता है कि बोअर का युद्ध संबंधित था। डायरेक्ट नहीं पूछेगा आपसे, परीक्षा में पूछेगा कि बोअर का युद्ध संबंधित था, तो अफ्रीकी उपनिवेशवाद से संबंधित था। याद रखेंगे, अफ्रीकी उपनिवेशवाद से संबंधित था बोअर का युद्ध, जो 1899 से 1902 में हुआ था। वहां पे गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी मेडिकल के रूप में। एम्बुलेंस, मेडिकल एम्बुलेंस होता था, यानी कि चिकित्सीय सुविधा, क्योंकि बेचारे सैनिक तो थे नहीं कि कुछ कर सकते थे, तो सहायता की थी। और इसी की उपलक्ष्य में उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। परंतु महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कब लौटाई, अब कमेंट करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह से पहले भारत के 3 संघर्षों में भाग लिया। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह से पहले भारत के 3 संघर्षों में भाग लिया। रॉलेट सत्याग्रह जो था भारत का उनका पहला बहुत बड़ा सत्याग्रह था, लेकिन उससे पहले 3 छोटे छोटे सत्याग्रह में भाग लिया था। इसके पहले एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कब भाग लिया, यानी प्रथम बार कब भाग लिया, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में वहाँ भाग लिए थे। फिरोज शाह मेहता जैसे लोगों के साथ संपर्क में आए और उसके बाद फिर वो अफ्रीका चले गए। फिर जब लौट करके आए तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का लीडरशिप किया। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब गांधी आए तब तक भारत में नरमपंथी विचारधारा या नरमपंथी लड़ाई जो थी वो अवसान को प्राप्त हो चुकी थी। जो नरमपंथी चलन था कांग्रेस का 1885 से 1910 तक का, वो खत्म हो चुका था। होम रूलिंग आंदोलन बहुत फैला हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी होम रूल से उनके तरीकों से विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि देखिए, हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं, न कि हम अंग्रेजों का नाश चाहते हैं। हमें आपका नाश नहीं चाहिए, आप हमको मुक्त कीजिए, आप भी रहिए, हमको भी रहने दीजिए, आप अपना इंग्लैंड में जाके बसिए, हमको भारत में बसने दीजिए। गांधी का साफ साफ था। इसीलिए गांधी को श्रेष्ठतम महायोद्धा माना जाता है। ध्यान रखिए कि हर देश में, दुनिया के हर क्षेत्र में अपने अपने देश के बहुत बड़े बड़े नायक हुए हैं, लेकिन वैश्विक नायक वही होता है जो विश्व भर के लोगों को यह संदेश देता है कि देखो, हमें भी रहने दो और तुम भी रहो, तुम भी उतना ही खुश रहो जितना हम रहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है। तो 4-5 चीजें। पहला, 9 जनवरी 1915 में भारत में पुनः आगमन हुआ गांधी का। दूसरा, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा कैसर हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। कैसर हिंद की उपाधि उन्हें बोअर युद्ध में चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के कारण दिया गया था। बोअर युद्ध अफ्रीका में लड़ा गया था, दक्षिण अफ्रीका के लिए था। वहां पे बोअर गणराज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था और ये अफ्रीकी उपनिवेशवाद से संबंधित युद्ध था। इसको ध्यान रखेंगे। भारत में गांधी के प्रथम 3 संघर्ष कौन कौन थे? तो पहला था चंपारण आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तो अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में थे। आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन 2 आंदोलन जो थे वो गुजरात के थे? तो खेड़ा और अहमदाबाद दोनों कहां थे? गुजरात में। और चंपारण कहां था? बिहार में। अब देखिए, अगला पॉइंट इसमें क्या है कि यह तीनों आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांग से संबंधित थे। ध्यान रखिएगा, ये तीनों आंदोलन स्थानीय आर्थिक मांगों से संबंधित आंदोलन थे। अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये छोटे आर्थिक मांग थे जिनके लिए ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अहमदाबाद आंदोलन औद्योगिक आंदोलन था, यानी कि उद्योग से संबंधित था, परंतु खेड़ा एवं चंपारण किसान आंदोलन था। आपसे चरित्र पूछेगा कि निम्न में से अहमदाबाद आंदोलन का चरित्र कैसा था? औद्योगिक, किसानी, तो आपको ध्यान रखना है औद्योगिक चरित्र का था। और खेड़ा और चंपारण क्या था? कृषि चरित्र का आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह गांधी का भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा था।
आपसे पूछ लेगा कि भारत में महात्मा गांधी का छोटे स्तर पर प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह। अहमदाबाद आंदोलन जो कि प्लेग बोनस से था, अहमदाबाद वहां पर क्या था ना कि प्लेग फैलता था, तो बोनस वो लोग मांग रहे थे। कंपनी के मालिक कहते थे कि हम बोनस नहीं देंगे। बाद में महात्मा गांधी पहुंचे, उन्होंने सत्याग्रह किया और वहां उन्होंने सेटलमेंट कराया, उन्हें प्लेग बोनस मिला। गांधी ने यहां प्रथम भूख हड़ताल किया। अब आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल कहां किया, किस आंदोलन में किया, तो अहमदाबाद आंदोलन में किया था। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित था, प्लेग बोनस से, और यह औद्योगिक चरित्र का था। किस चरित्र का था, औद्योगिक चरित्र का था। अखेड़ा किसान आंदोलन प्रथम असहयोग आंदोलन का स्वरूप था। भारत में महात्मा गांधी के प्रथम असहयोग आंदोलन का चरित्र लिए हुए कौन सा आंदोलन था, तो खेड़ा किसान आंदोलन। असहयोग मतलब हम आपके साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे, भाई जा तुमको जो करना है करो। देखिए उस समय हमारे देश में जो जमींदारी व्यवस्था थी, या कहिए कि लाट साहब मालिक जो अंग्रेज थे, वो तरह तरह के नियम कायदे कानून बनाते थे, लोगों पर थोप देते थे। इसके पीछे कारण ये था कि वो जब कानून बनाते थे तो वो सिर्फ चूसने वाला यानी कि लूटने वाला कानून बनाते थे। यहाँ के लोगों से पूछते थोड़ी थे, जो मन हुआ सो लाद दिया। अब जनता निरीह बेचारा लदा जाता था। क्या अभी लगा सकता है, नहीं अभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे ही संसद कोई कानून बनाएगा तो वहाँ के सांसद होंगे, जन आंदोलन हो जाता है। देखते हैं कितना कितना दिन तक रोड सड़क सब लोग जाम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उनकी आस्था है अपने संसद पे, और संसद से मांग कर सकते हैं कि देखो भाई ये चीज़ सही नहीं है। बाद में बहुत बार ताकतवर से ताकतवर सरकारें भी पीछे हटती हैं, उन मांगों को हटा लेती, उन्हें लगता है कि हाँ ये सही नहीं है। तो उस समय ऐसा नहीं होता था। तो आपको पूछेगा, ये चरित्र था। देखिए यहाँ पे कुछ चीजों को ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद, चंपारण, अखेड़ा, ये तीनों लोकल यानी कि क्षेत्रीय स्तर के आर्थिक मांग से संबंधित आंदोलन थे जिनमें गांधी ने भाग लिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि गांधी को भाग लेने से इसमें क्या प्राप्त हुआ। तो गांधी को इसमें भाग लेने से अखिल भारतीय चरित्र प्राप्त हुआ। दूसरा, गांधी सवाल यही है कि गांधी ने क्या सीखा और देश ने क्या समझा गांधी से। तो देखिए गांधी ने यहाँ भारत के 3 अलग अलग क्षेत्रों में, 2 तो उनके गृह राज्य का था, एक बिहार जैसे। बिहार जानते हैं राजनीतिक रूप से बहुत ही सजग प्रदेश में आकर के उन्होंने अपने जीवन का प्रथम भारतीय राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ उन्हें किसानों से मिलने का मौका मिला, उन किसानों से मिलने का मौका मिला जो अभी तक कांग्रेस के अधिवेशनों में वंचित थे। ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा कि अभी तक कांग्रेस के आंदोलनों में बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े लोग जाया करते थे। अब उन आंदोलनों में यानी कि कांग्रेस के आंदोलनों में वो लोग आने वाले थे जो अंगूठा छाप थे, जिनके लिए देश का मतलब अपने 2-4 गांव ही होता था। अब उन्हें यह बताया जाने लगा कि हमारा देश इतना बड़ा है और हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं। उन महिलाओं को सामने लाया जाने लगा, या उन महिलाओं को इन आंदोलनों से जोड़ा जाने लगा जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हजारों सालों से एक ही काम कर रही थी। गांधी के आंदोलनों में, या कहिए कि आगे के कांग्रेसी आंदोलनों में, किसान, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, वैसे वर्ग जो अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ एक ही चीज मानते थे कि हमें कुछ एक टाइम का भोजन मिल जाएगा और बाकी हम किसी की गुलामी करते रहेंगे। इसके साथ औद्योगिक लोग भी आने लगे। अभी तक कांग्रेस के आंदोलनों में औद्योगिक लोग नहीं आते थे, मजदूर नहीं आते थे। गांधी ने मजदूरों को भी जोड़ा, और ये सब इन्हीं विभिन्न 3 आंदोलनों से गांधी जी ने समझा, सीखा। हालांकि उनके पास राजनीतिक लड़ाई लड़ने की, सत्य के साथ लड़ने की आग्रह उन्हें पहले से थी। ये सब चीजें गांधी को आगे लाई, और साथ ही गांधी के द्वारा चलाए गए ऐसे आंदोलन जिसमें सत्य के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारतीयों को भी कोई हानि नहीं दिखी और उन्हें अपने नैतिक बल का अनुभव हुआ, अपने नैतिक बल का ज्ञान प्राप्त हुआ। या यूं कहिए कि जिस प्रकार से हनुमान को लंका पार करने का विवेक, क्या कह सकते हैं, जामवंत के द्वारा बताने पर या उद्घोषणा के बाद हुआ, वैसे ही भारतीय जनमानस को गांधी के ललकारने पर अपनी समर्थता और ताकत का एहसास हुआ। और जब
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी आए और उन्होंने सबको जोड़ा। याद रखिए, गांधी ने सबको जोड़ा, हर तरह की चीज़ों को जोड़ा और साथ ही अपने अंदर जो बुराइयां थी उस पर भी प्रहार किया। तो भारत फिर एक अलग बदलाव की ओर बढ़ा और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो राजनीतिक बदलाव था, सामाजिक बदलाव था और साथ ही गांधी आर्थिक बदलाव भी चाहते थे। लेकिन भारत राजनीतिक और सामाजिक तो बदला परंतु आर्थिक बदलने में उसे बहुत समय लगा। और आज़ादी के बाद गांधी के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव को भारतीय राजनीतिज्ञों ने मंजूरी तो दी परंतु आर्थिक बदलाव को तिलांजलि दे दी। ठीक है, तो ये था हमारा गांधी के प्रथम तीन आंदोलन पर संबंधित एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा प्रयास, ताकि आपको परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। हाँ, जब भी आप पढ़ें खुद से पढ़ें और यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए जीएस या उससे संबंधित किसी चीज़ को लिखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो खुद से तथ्य बनाएं, खुद से लिखें और बार बार लिखने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।